डाला मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सियासत के हवाले से तो हम रोज़ाना ही बात करते हैं, लेकिन सियासत पे बात या सियासत पे पेशरफ्त उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि मुल्क में मौशी हालात बेहतर ना हो। पिछले कुछ अरसे से ख़ास तौर पर पिछले एक साल के दौरान जिस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान ने देखी है, उसका एक बहुत शदीद नुकसान या उसका एक बहुत ख़तरनाक किस्म का मनफी रुझान जो है वो हमें पिछले कुछ महीनों से कम 7-8 महीनों से पाकिस्तान की मईशत पे डलता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत ठीक करनी है वो आपस में सियासतबाजी में मसरूफ़ हैं, और पाकिस्तान की मईशत को पहुँचने वाले नुकसान का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो पाकिस्तान के अवाम को हो रहा है, जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर्स है पाकिस्तान के अंदर। और लग ये रहा है कि सियासत जिसको अवाम की खिदमत के लिए कहा जाता है, जिसका नाम ही अवाम की खिदमत करने का होता है, या सियासत जिसका मकसद ही अवाम की फ़लाह व बहबूद, अवाम की खुशहाली है, और खुशहाली तब तक नहीं आ सकती जब तक आपकी मुआशी सूरत हाल चाहे एक घर की हो, चाहे एक कॉलोनी की हो, एक गिरोह की हो, चाहे एक यूनियन काउंसिल की हो, एक शहर की हो, एक ज़िले की हो, एक सूबे की हो, या पूरे मुल्क की हो, मुआशी हालात उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते। प्रॉब्लम कहाँ पे है? पिछले 3.5-4 साल के दौरान हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुसलसल इकनॉमिक मेस का जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमतों, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून को ठहराती रही, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कहती रही कि हमें टाइम नहीं मिला, या हमें हुकूमत इतनी ख़राब मिली, गवर्नेंस इतनी ख़राब मिली, इकनॉमिक सिचुएशन इतनी वर्सन मिली कि हमारे लिए ठीक करना मुमकिन नहीं था। क्या वाकई ऐसा था? फिर उसके बाद अदम एतमाद आ जाती है, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है, बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो भी जमात, सियासी जमात अपोजिशन में होती है तो उसके पास दिखाने को सब्ज़ बाग बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे ही वो गवर्नमेंट में आते हैं तो ये मंत्र अपना लेते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि इकनॉमिक सूरत हाल इतनी ख़राब है। यही अडॉप्ट किया मंत्र इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं था कि नून लीग इतनी ख़राब कर गई है। नून लीग इमरान खान के दौर में अपोजिशन में होते हुए सब वाइट पेपर्स, इकनॉमिक पेपर्स, सब कुछ शाया करती रही, बड़े बड़े फिगर्स देती रही। हुकूमत में आए तो पीपल्स पार्टी समेत नून लीग ने कहना शुरू कर दिया कि हमें तो पता ही नहीं था कि इकनॉमिक सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है। मिफ्ता इस्माइल पहले वो इकॉनमी को ठीक करते रहे, फिर नए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब आए, एक नए जोश के साथ, एक नए वलवले के साथ, एक नए विजन के साथ, एक नए हिम्मत के साथ। लेकिन चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, चंद महीनों में ही लगता है कि इसहाक डार साहब ने भी हाथ छोड़ दिए हैं। IMF को बुरा भला कहना शुरू कर दिया गया है इस हुकूमत की तरफ से। अब मसला ये है कि ये सब बातें अवाम पिछले 70 साल से सुन रही हैं। पाकिस्तान की असल इकनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? इकनॉमिक मेस कहाँ पर पाकिस्तान का पिन पॉइंट होना चाहिए, और यहाँ से अब आगे कैसे बढ़ना चाहिए? क्या जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आ जाती पाकिस्तान के अवाम इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी का खमियाजा, उसका नुकसान बर्दाश्त करते रहेंगे? ये वो बुनियादी सवाल है कि जिस पे आज हम प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, और इसके लिए मुल्क के मशहूर व मारूफ बड़े जय्यद, बड़े ज़बरदस्त किस्म के इकनॉमिक माइंड्स आज हमने प्रोग्राम में इकट्ठे किए हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि असल सूरत हाल ख़राब कहाँ है और यहाँ से आगे ठीक होने का रास्ता कहाँ से ढूंढा जा सकता है। सबसे पहले हारून शरीफ साहब, मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर मईशत है, साबिक चेयरमैन रह चुके हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मुल्क के मशहूर मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं। खुर्रम शहजाद साहब मशहूर मारूफ माहिर मईशत है। एंड डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर मईशत है, आप इनको बड़े शौक से सुनते हैं। हारून शरीफ साहब, क्या वजह है कि नून लीग जो कि समझी जाती है कि गवर्नेंस की, डिलीवर करने की, इकनॉमिक डिलीवर करने की जमात है, वो भी लग रहा है कि बज़ाहिर नाकाम हो रही है? क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी नाकाम हो रही है? प्रॉब्लम इस वक्त इकॉनमी की कहाँ पे लाए करती है? क्या अभी भी डिफ़ॉल्ट का या इकनॉमिक इमरजेंसी का कोई ख़तरा मौजूद है? जो सूरत हाल है, देखिए इसमें दो चीज़ें। एक तो चीज़ ये है, मैं दोबारा नंबर्स में नहीं जाता, जो फैक्ट है कि हमारी जो फॉल्ट लाइन है उसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारे इम्बैलेंसेस हैं वो एक फॉल्ट लाइन है।
हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हमारे बिल पे करने के जो पैसे बढ़ते जा रहे हैं और जो इनफ्लो के सोर्सेज हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। तीन सोर्सेज होते हैं, एक एक्सपोर्ट होती है, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, एक रिमिटेंस होती है। इन तीनों मिला के तकरीबन आधा पे करती हैं, तो जो बच जाता है वो हम कर्ज लेके पे करते हैं। अब वो गैप इतना बढ़ता जा रहा है कि जो कर्ज भी हम लेते हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है। अब चैलेंज हमारे पास ये है कि आया हम कर्ज लेते जाएं, अब उसकी भी एक रेड लाइन आ गई है, या हम उस कर्ज की बजाय कहीं से इन्वेस्टमेंट लें। अब इन्वेस्टर यहाँ क्यों नहीं आता, उसकी फंडामेंटल रीजन जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में कहा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जी, ऑल काइंड ऑफ इनकंसिस्टेंसी। देखें, इंस्टेबिलिटी जी, आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, इदारों में ऐसे लोग होने चाहिए जिस पे मार्केट एतबार करे कि ये आदमी जो है क्रेडिबल है, डिलीवर कर सकते हैं, वरना इन्वेस्टर के पास आजकल 10 और मार्केट्स अवेलेबल है, वो वहाँ चले जाते हैं। और हमारे साथ कतर से भी ऐसे हुआ, सऊदी अरब से भी ऐसे हुआ, कमिटमेंट्स आई, हम कंसिस्टेंसी नहीं रख पाए, ना पॉलिसी दे पाए, लोग नहीं आए। अब जो फैसला मुल्कों में, जैसे जिंदगी में गरीदा ट्रेड ऑफ्स होती हैं, मुल्कों के पास भी ट्रेड ऑफ्स होते हैं। अब एक तो ये है कि हम पैच वर्क करते रहें, फ्रेंडली कंट्रीज के पास जाएं। इनफैक्ट मैं पहली टीम का हिस्सा था जब हमने डिपॉजिट लिया सऊदी अरब से, कतर से। ऑनेस्टली इट वाज एम्बैरेसिंग कि आप उनसे अपना बिल पे करने के लिए पैसा मांग रहे थे। फॉर ए नेशन, एक डिग्निटी होती है नेशन की। मैं प्रेफर करता कि अगर हम अपने कुछ एसेट्स दे देते, शेयर्स दे देते, कंपनीज में प्लेसमेंट ले लेते, पैसा तो फिर भी आ जाता। लेकिन जब आप मांगते हैं कि आई एम सॉरी मैं बिल नहीं पे कर सकता, मुझे 1 साल के लिए कर्ज दे दो, आपकी इसकी कॉस्ट जो होती है वो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कॉस्ट होती है। आपकी बार्गेनिंग पावर उस मुल्क के साथ यकमुश्त चेंज हो जाती है। और हमने बाद में देखा कि जब हम सऊदी अरब और कतर के कॉन्फ्लिक्ट में बैलेंस नहीं कर पाए, एक कॉस्ट पे करनी पड़ी। अब फैसला पाकिस्तान को ये करना चाहिए, हमारी रूलिंग एलीट को भी और लोगों को, कि आया आपने इसी तरह पैच वर्क पे आगे बढ़ना है, या इन पैरेलल आपने कुछ रिफॉर्म्स रखनी है कि हम जो अपने मीन से ज़्यादा बाहर रह रहे हैं, कुछ कड़वा घूंट बढ़ के कुछ हम चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। रिफॉर्म्स एक पेनफुली लॉन्ग 25-30 साल का प्रोसेस है, लेकिन मार्केट रिस्पॉन्स करती है अगर आप वो सिम्त मुतय्यन कर लें, उनको नज़र आए कि रिफॉर्म्स हो रही हैं, कुछ इदारों को मजबूत करके डेलीगेट कर दिया गया कि सियासत में जो मर्जी होता जाए, ब्लेम गेम होती जाए, लेकिन एटलीस्ट इनके पास अपना काम जो है 3-4 इदारे हैं वो चलते रहेंगे। मनमोहन सिंह साहब ने कुछ 30 साल पहले इसी सूरत हाल में जो मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह बीजेपी की गवर्नमेंट के कांग्रेस को और सबको बिठा के किया था। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ कि या तो IMF के पास जाते रहो हमेशा, या मुल्क को ठीक कर लो, क्योंकि ढांचा मुईशत का इस वक्त की सूरत हाल में मुतहम्मल नहीं है कि हम अपने एक्सटर्नल बिल्स पे कर सकें। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, क्या आप एग्री करेंगे इससे कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से टेम्पररी सॉल्यूशंस फाइंड करने में है, परमानेंट सॉल्यूशंस फाइंड करने में नहीं है? वुड यू एग्री? आपको लगता है कि इस वक्त इकोनॉमिक मेस में मौजूद है या पाकिस्तान सर्वाइवल मोड से आगे निकल रहा है? व्हाट डू यू सी, डॉक्टर खाकान नजीब साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, बहुत आसान है समझना कि पाकिस्तान का मसला क्या है। वो आप 3 लफ्जों में समझ सकती हैं। वो है, पाकिस्तान एक परपेचुअल डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है। ये हमें पहले इसको समझ लेना चाहिए। इससे मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब भी मईशत चलना शुरू करती है, चलने से मेरा मतलब है कि 5-6% ग्रोथ पे जाती है, तो आपका एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का यानी कि माली खसारा खड़ा हो जाता है, जिसको आप करंट अकाउंट कहते हैं। 2018 में जब PMLN की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी तो 19.3 बिलियन डॉलर था। 2022 में दोबारा वो 17.4 बिलियन डॉलर हुआ। ये एक अनसस्टेनेबल होता है। हम IMF के पास जाते हैं क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है यानी कि माली खसारा है, आपको ICU में ले जाता है इकोनॉमी को। आज भी पाकिस्तान की इकोनॉमी ICU में है। IMF उसका डॉक्टर है। हम IMF के पास जाते हैं, उसमें हम एक मरहम पट्टी करते हैं। इस वक्त मसला ये आ रहा है कि जो मरहम पट्टी है वो भी नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि IMF का प्रोग्राम स्मूथली नहीं चल रहा। पिछला जब शिफ्ट ऑफ गवर्नमेंट हुआ तो 7वां और 8वां रिव्यू डिले हुआ
वो कहीं मार्च में होना था 7वां रिव्यू, वो कंप्लीट हुआ 29 अगस्त 2022 को जाके। इसने सारी मार्केट्स को जिटरी कर दिया। आपने देखा कि रुपी की मूवमेंट हुई, पाकिस्तान के बॉन्ड की मूवमेंट नेगेटिव हुई, और एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, आप समझे कि एक इंश्योरेंस होती है पाकिस्तान पे, वो भी नेगेटिवली मूव किया। इसने सब ने आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे एक असर डाला। आपके रिजर्व्स, जैसे हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैं स्टेट बैंक से यही चेक कर रहा था, इस वक्त 6.7 अरब डॉलर पे खड़े हैं, 2 दिसंबर का जो लेटेस्ट फिगर है। ये है वेयर योर इकोनॉमी स्टैंड्स टुडे। पहली चीज ये है कि रियलाइज कीजिए, आईसीयू में बाहर आने का एक ही डॉक्टर है, उसका नाम है IMF। आप इस वक्त IMF के प्रोग्राम को लीजिए, 32 अरब डॉलर आपने जमा करने हैं। मैं आपको फिगर भी दे सकता हूं, पहले 5 माह में सिर्फ 4 अरब डॉलर आए हैं। आपने बाकी 7 माह में ये रकम जमा करनी है, रोल ओवर्स, कमर्शियल बोरोइंग, मल्टीलैटरल बोरोइंग, बायलैटरल बोरोइंग, IMF के पैसे, सो दैट 32 अरब डॉलर जमा हो, जिसमें 22 अरब वापस होना है, 10 अरब करंट अकाउंट का खसारा बनना है, ताकि आप अनस्केथ से मतलब है ताकि आप श्रीलंका ना बने। ये तो पहला ऑर्डर ऑफ बिजनेस है। ये करेंगे तो एक तकवीयत मिलेगी कि शॉर्ट टर्म में आपने जो मरहम पट्टी और इस वक्त डॉक्टर खाकान साहब, आप ये बड़ी ग्रिम सिचुएशन आप दिखा रहे हैं, लेकिन उस ग्रिम सिचुएशन में भी एक होप कम से कम नजर आ रही है। बट व्हाट वुड यू से कि हमारे इकोनॉमिक बैलून में इस वक्त एक कैपेसिटी है कि हम ये $32 बिलियन जो आप कह रहे हैं ये हम जमा कर सकें इस वक्त? So that's a very good question, गरीदा साहिबा। You have to, जिसमें आप कहेंगे बेग, बोरो, स्टील तो मैं नहीं कहूंगा, बट इस वक्त, और ये सही बात है, मैं इस वक्त, अच्छा इसमें थोड़ा सा बिफोर वी गो कि ये कैसे जमाओगे, एक आपको इधर हुकूमत को थोड़ा सा लीवे देना पड़ेगा। मसला ये आ रहा है कि जहां हम जून में चल पड़े थे, वहां फ्लड्स ने इस सारी सूरत हाल को डेफिनेटली डिस्टर्ब कर दिया। हुकूमत के ग्रोथ फिगर्स डिस्टर्ब हो गए हैं, हुकूमत के फिस्कल फिगर्स डिस्टर्ब हो गए हैं, हुकूमत की टैक्स कलेक्शन डिस्टर्ब हो गई है, हुकूमत की इन्फ्लेशन डिस्टर्ब हो गई है। सो इन सब ने इस चीज को डिस्टर्ब किया है। एक नया फ्रेमवर्क बनाना पड़ रहा है हुकूमत को। उसमें मैं समझ सकता हूं कि पूरे फ्लड्स को 30 अरब डॉलर का तखमीना करना, ये सारा करना, उसमें एक डिले आ रहा है। वो डिले IMF के साथ हर्ट कर रहा है। अगर IMF होगा तो ये 32 अरब डॉलर आपको मिल जाएंगे। कहां से? आपके वर्ल्ड बैंक, ADB, AIIB, IDB, ये आपको कुछ पैसे दे देंगे जो एक बड़ी रकम होगी। चाइना और सऊदी अरेबिया रोल ओवर कर देंगे, और सऊदी अरेबिया, I have no doubt on what the finance minister has said कि authorities उनसे 3 अरब डॉलर की एक negotiation में है। I've also heard कि in coming days maybe that will go through। ये आपको एक budgetary support फराहम कर देगा, एक deposit आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, इससे आपको कुछ पैसे आ जाएंगे। फिर आपने ये करना है कि कुछ पैसे कमर्शियल हैं। कमर्शियल से गरीदा साहिबा ये मतलब है कि बहुत से UAE के बैंक्स हैं, वो हमें लोन करते हैं, उनको एक तरह से हम रोल ओवर ही करा लेते हैं। ये मैं जब फाइनेंस मिनिस्ट्री में, मैंने इन दोनों गवर्नमेंट्स के साथ सर्व किया है, जस्ट बोथ PTI एंड PMLN, और बहुत थिक एंड थिन सर्व किया है इनके साथ। इनका रोल ओवर भी इतना मुश्किल नहीं होगा जब ये चीजें हो जाएंगी। एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि बॉन्ड हम अपना फ्लोट नहीं कर पाएंगे। हमने कुछ पैसे बॉन्ड के रखे हुए हैं, कुछ पैसे हमने FDI के रखे हुए हैं, जैसे अभी हारून साहब सही कह रहे थे। FDI भी मेरा ख्याल है कि $2 बिलियन हमने रखी हुई है, वो भी नहीं आएगी। इसको हमें अकोमोडेट फॉर करना पड़ेगा कहीं और से। अगर ये सब हम चीजें कर लेंगे तो हम ये FY23 गुजार लेंगे, और फिर हम रिपेयर करना शुरू करें अपनी इकोनॉमी को, जो कलीदी मसाइल हैं, और उस पर भी हम लेकिन डॉक्टर खाकान साहब, ये 32 बिलियन भी हम किस तरह जमा कर रहे हैं? जो आप बता रहे हैं सारा ब्रेकअप, वो भी इफ्स एंड बट्स पे, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब, आपकी तरफ आऊँगी। आपके नज़दीक इस वक्त इकनॉमिक सिचुएशन क्या है? डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मौजूद है, इकनॉमिक इमरजेंसी का ख़तरा मौजूद है, जैसा कि एक सियासी बयानिया अडॉप्ट किया जा रहा है, या इसहाक डार साहब जिस तरह एक प्रॉमिसिंग पिक्चर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जी, इस वक्त हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल आए हैं, इकॉनमी जो है सर्वाइवल मोड से निकल के आगे बढ़ रही है। वुड यू एग्री, या खुर्रम साहब आपके नज़दीक सिचुएशन इज़ नॉट सो गुड? देखें, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो क्या है, उसको हम देख लेते हैं। मेरे कोलीग्स ने इस तरह से बात की, बिल्कुल इस वक्त हम लिक्विडिटी क्राइसिस में हैं, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम हर साइकिल पे इस तरह से हमारी जो है ना वो हालात रहे हैं, खासकर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उसमें हम रहे हैं। और देखें, उसके पीछे पूरी स्टोरी है, डिकेड्स के जो है प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं।
अनफॉर्चुनेटली चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो या वो इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट हो, इन दोनों ने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को कभी हल नहीं किया। इन दोनों ने हमेशा ये किया कि शैलो ग्रोथ जिसे कहते हैं ना हम, कंसिस्टेंट सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, कभी उस तरफ नहीं गए। वो हार्ड डिसीजंस कभी नहीं लिए जो कि लोगों को फॉर द टाइम बीइंग तो बुरे लगेंगे, बट लॉन्ग टर्म में उन्हीं लोगों का फायदा होगा। मिसाल के तौर पे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने हमेशा ये किया कि अपने पॉलिटिकल कैपिटल को प्रिजर्व करने के लिए बस वो ईजिंग करके अकोमोडेटिंग पॉलिसी देके और ग्रोथ लाकर और एक नैरेटिव क्रिएट किया 5 साल के लिए या 3 साल के लिए, जो भी जितना भी गवर्नमेंट का टेनर होता था, तो उस पर वो क्रिएट करके हमेशा आगे बढ़ती गई। इवेंचुअली ये हुआ कि जो गवर्नेंस के इश्यूज थे, जो सिविलियन गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम थे या फिर इंस्टीट्यूशनल इश्यूज थे, एसओईज के इश्यूज थे, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के, ये सारे बढ़ते गए। डिलीवरी, सर्विस, गवर्नेंस, एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो एसेंस होती है वो कभी भी फॉलो नहीं की गई। सेकेंडली मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में भी जो इशू हमारा है वो है रीपेमेंट्स का। ऑफकोर्स डेट का सबसे बड़ा है, और डेट में हमें जो है अगले क्वार्टर में 3 महीने में तकरीबन कोई $8 बिलियन, $8.8 बिलियन टू बी स्पेसिफिक है। अब वो कैसे पे करना है उसका सोल्यूशन ढूंढना है। देखिए पूरे साल में $22-23 अरब डॉलर की पेमेंट्स हैं, और अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा है अपने कर्जों का वो मल्टीलेटरल है या फिर बायलेटरल है, यानी कि या तो वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईडीबी के हमने पैसे देने, या फिर हमने जो है वो सऊदी अरेबिया, चाइना और यूएई के पैसे देने। ये अच्छी बात है कि कमर्शियल लोन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 10-15% भी नहीं है हमारे। तो इसमें एक इशू ये है कि इनके भी तो पैसे देने हमने, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले, मुझे नहीं लगता कि हम बाहर जाएंगे, आईएमएफ हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा। हम ये कोशिश कर चुके हैं, आईएमएफ हमारी बात नहीं सुन रहा। वो कह रहा है टैक्सेस बढ़ाओ, इसके बावजूद कि आपके यहाँ फ्लड आया हुआ है, $30-40 बिलियन का लॉस हो गया है, उसके बावजूद वो कह रहा है अपने गैस की प्राइसेस बढ़ाओ। वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वो ये कहता है कि आप अपनी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी रखें, इस तरह की ड्रग्स पे ना लगाएं अपनी आवाम को और सेक्टर्स को जो कि सब्सिडीज दे के चलते रहें, और पीछे अपनी इनएफिशिएंसीज आप क्रिएट करके रखें, आगे सब्सिडी दे दें अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए। पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहा हूँ। वो ये कहता है कि जी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी रखें, जो कि सही कहता है। हमें जो भी पैसे देगा वो तो अपनी बात बनवाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन ये होना चाहिए कि हम अपने घर को पहले ठीक कैसे कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मे भी एक्सट्रीम हो सकती है ये, लेकिन हमें क्योंकि डेस्परेट सिचुएशन है, डेस्परेट मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे। आपकी बाहर वाला उस वक्त बात सुनेगा जब आप अपनी ऑस्टेरिटी लेके चलेंगे। आज आपका आईएमएफ बात नहीं सुन रहा, सऊदी अरेबिया बात नहीं सुन रहा, चाइना बात नहीं सुन रहा, उस तरह से जैसे हिस्टोरिकली सुनते आए। तो वो क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि आपने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने बजट पे स्ट्रेट 30% अपने एक्सपेंडिचर को कट डाउन करे अक्रॉस द बोर्ड। 30% ये हो सकता है कि जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा से कट कर दे, जो आपके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो कम से कट करे, लेकिन कट करना पड़ेगा। आपको पता है आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है उससे ज्यादा जो आपकी पब्लिक एंटिटीज हैं, पब्लिक एसओईज जिन्हें कहा जाता है, स्टेट ओन्ड एंटिटीज, वो उससे डबल जो है पैसा आपका खा रही है। तो डेवलपमेंट तो कम हो रही है, आपका लॉस ज्यादा हो रहा है। सीधे सीधे नंबर्स हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेट 30% कट लगाएंगे जब अपने फिस्कल डेफिसिट पे या अपने फिस्कल स्पेंडिंग पे, तो लोगों को नजर आएगा, एक क्वार्टर की बात है सर, लोगों को नजर आएगा बाहर कि हाँ अब ये सीरियस हुए हैं, इन्होंने अपने पहले पेट पे जो है वो छुरी लगाई है, अपने खर्चे कम किए हैं, फिर जाके कमिटमेंट नजर आएगी। फिर आप सऊदी अरेबिया के पास, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, फिर आप कलेक्टिव मेजर्स लें। और क्योंकि देखें ये जो आज हम जिस नहज पे पहुंचे हैं ना, ये कलेक्टिव फेलियर है, तो इसीलिए कलेक्टिवली इसे हल करना पड़ेगा, सबको बैठना पड़ेगा 3 चीज़ों पे। मेरे हिसाब से 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ डेट की जो है मैनेजमेंट है, जो अपनी जो कर्जे हैं इनको आपने बैठ के, सबने बैठ के, क्योंकि सारी गवर्नमेंट्स ने कर्जे लिए, हम ये नहीं कह सकते पीटीआई ने लिए तो उसने इतने लिए, तो वो एब्सोल्यूट नंबर्स हम नहीं कोट कर सकते। हम ये कहते हैं सारी गवर्नमेंट्स ने कर्जे लिए, सारी गवर्नमेंट्स ने एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए, सारी गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट्स किए। तो क्यों ना सब बैठ के इन 3 बड़े इशूज़ को पकड़ लें। डेट की मैनेजमेंट यानी कि कर्जों की अदायगियाँ कैसे करनी है, फिर आपकी एनर्जी की प्लानिंग, क्योंकि सिंगल बड़ा इशू है जो आपको बैंकरप्ट कर सकता है, एनर्जी। तीसरी चीज़ आपका फिस्कल डेफिसिट। ये सारे इंटर रिलेटेड भी हैं, लेकिन आपको इनका हल ढूंढना है। और चौथा मैं पॉइंट ऐड करूंगा, जो प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिवोल्यूशन है, उसमें डिफेंस और डेट को भी डालें। हम फेडरल जो है वो डिफेंस और डेट पे कर रहा होता है, और यहाँ पे वो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है सर्कुलर डेट की प्रोविंसेस के पास? तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आप ठीक करें। और ये शॉर्ट टर्म मैंने ये कहा कि 30% स्ट्रेट कट लगाएं, जस्ट टू सेंड आउट अ सिग्नल कि देखें हम सीरियस हो गए हैं इस मर्तबा, हम टिपिकल बिजनेस एज यूजुअल नहीं कर रहे। अब प्लीज आप हमारी मदद करें, एंड आई एम श्योर कि आईएमएफ भी आएगा, सऊदी अरेबिया भी आएगा और चाइना भी आएगा आपकी मदद। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट फ्रॉम ऑल 3 ऑफ यू, एंड आई वुड लव टू हेयर, आई वुड लाइक टू हेयर डॉक्टर फारूक सलीम साहब। डॉक्टर फारूक साहब, आपके नज़दीक इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है? प्रॉब्लम में है, ठीक हो रही है? आपके नज़दीक व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन डॉक्टर साहब?
देखिए गरीदा, दो माशी बीमारियां हैं। अमूमन इकोनॉमिक्स को बड़ा पेचीदा बना के सामने रख देते हैं और वो आम आदमी के ऊपर से गुजर जाती है। असल में मामला सिंपल है, बीमारियां सिर्फ दो हैं। अब जब माशी बीमारियों की बात कर रहे हैं और ये 25-30 साल से हम दोनों बीमारियां देख रहे हैं। पहली बीमारी है कि हर जून के महीने में हमारा वजीर खजाना खड़ा होता है नेशनल असेंबली में और वो हमें बताता है कि इस साल हमें 4000 अरब का खसारा होगा। तो अगला जून आता है, हमें पता चलता है इस साल हमें 5000 अरब का खसारा होगा। उसके बाद ये पहली बीमारी है। इसके फिर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, बीमारियों के बच्चे नकल। बीमारियां दो हैं। दूसरी बीमारी ये है कि हमें बताया जाता है कि इस साल गुजर गया, हमें 30 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हो गया। फिर पता चलता है कि 40 अरब डॉलर का हो गया। फिर पता चलता है कि 45 अरब डॉलर का खसारा हो गया। अब ये दोनों खसारे हम जमा कर रहे हैं पिछले 25-30 सालों से। इसमें हर किस्म की सियासी गवर्नमेंट भी आई, हर किस्म के सियासी पार्टीज भी आई हुकूमत में। उसके नतीजे में आज हम खड़े हैं कोई 63-64 हजार अरब के कर्जे के अंदर डूब गए। वो जो हमने दो बीमारियों का कर्जा जो उठाया। अब इसका हल तो यही है कि उन दो बीमारियों का जो जड़ें हैं उनको दूर करना होगा। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप बता रही हैं उसमें आपने दो चीज़ों का जिक्र किया। एक तो आपने कहा कि शायद डिफॉल्ट और दूसरा इकोनॉमिक इमरजेंसी। डिफॉल्ट गरीदा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में नहीं जा रहा और उसकी वजह यह है कि अभी थोड़ी देर पहले भी किसी ने कहा कि हमारा जो कमर्शियल डेट है, जो बॉन्ड रिलेटेड डेट है, वो सिर्फ 9 बिलियन डॉलर का है। वो एक बॉन्ड दिसंबर की 5 तारीख को उसकी फुल पेमेंट हो गई। अब जो नेक्स्ट बॉन्ड आ रहा है वो 15 अप्रैल 2024 में। 2023 में किसी बॉन्ड की मेच्योरिटी नहीं है, तो इसलिए डिफॉल्ट नहीं होने वाला। तो डिफॉल्ट को तो निकाल दो। इकोनॉमिक इमरजेंसी का आपने जिक्र किया। मैं ये समझ रहा हूँ कि एक गैर इलानिया इकोनॉमिक इमरजेंसी ऑलरेडी लगाई जा चुकी है। अच्छा। सिर्फ ऐलान करना बाकी है या ऐलान नहीं किया गया। देखिए एलसी खोल नहीं पा रहा कोई भी। जो इंटरबैंक का रेट हमें बताया जाता है कि तो 224 रुपए है, वो प्योरली एक बोगस रेट है। उस रेट के ऊपर किसी किस्म की कोई डॉलर तो मिल ही नहीं रहा ना, ब्लैक मार्केट में मिल रहा है, ओपन मार्केट में तो मिल ही नहीं रहा है डॉलर। जी, वो इंटरबैंक मार्केट में भी 224 का एग्जिस्ट नहीं करता। इंटरबैंक मार्केट में भी या तो इनको रुपया डिवैल्यू करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से कम 10% उसमें डिवैल्यूशन लानी पड़ेगी। अच्छा, अब IMF के बगैर गरीदा कोई चारा नहीं। अगर स्टेट बैंक के पास डॉलर खत्म हो गए हैं तो हल IMF के पास ही। अगर बॉन्ड मार्केट के दरवाजे पाकिस्तान के लिए बंद कर दिए गए हैं तो हल IMF के पास। सर ये तो हम वी आर गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स। फारूक साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फारूक साहब आपका ही मुकम्मल जवाब लेते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, खुरम शहजाद साहब एंड हारून शरीफ साहब भी मौजूद हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट डिस्कशन पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से कंटिन्यू है। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डॉक्टर फारूक सलीम साहब, देखिए अगर हमने रुपए को स्टेबलाइज करना है तो हमें IMF का हिस्सा, पैकेज का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर हमने अपने कर्जा जात जो बायलैटरल कर्जा जात हैं उनकी रीस्केड्यूलिंग करवानी है, उनकी जो मेच्योरिटी की तारीख है उसमें तौसी देनी है, अगेन इट विल बी एन IMF लेड एक्सरसाइज। IMF उसका हिस्सा नहीं बनेगा तो हम वो नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज तो ये है कि IMF के बगैर मुझे और कोई कश्ती नजर नहीं आती समुंदर के अंदर जो पाकिस्तान को बचा पाएगी। पहले तो हमें उस कश्ती का जो है वो हिस्सा बनना जरूरी है। उसके बाद फिर हम बात कर सकते हैं कि हमने इस्लाहात क्या करनी है। अगर पावर सेक्टर में 500 अरब का नुकसान कर रहे हैं, अगर गैस सेक्टर के अंदर 3-4 अरब डॉलर की बिजली जो है वो चोरी हो जाती है, ये लीक हो जाती है, फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है जिसमें PIA है, पाकिस्तान स्टील है, उनमें कोई 3,500 अरब रुपए का इस वक्त कर्जा चढ़ चुका है। तो करेंसी क्राइसिस, अभी लिक्विडिटी क्रंच की बात की गई, वो इमीडिएट मसला है कि डॉलर का संगीन खतरनाक किस्म का फुकदान है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो मुकम्मल तौर पे
और ये क्यों है, ये बहरान क्यों है? ये दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केट्स डॉलर के मुकाबले में फ्लक्चुएट कर रही हैं, डाउन हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पिछले कुछ तवील अरसे से इसका शिकार है। वाई? बरतानवी पाउंड भी है जो इसके मुकाबले में वापस खड़ा हो गया, चाइना की करेंसी भी, फ्रेंच यूरोपियन करेंसी भी, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में मुसलसल ये डाउनफॉल ही देखने में आ रहा है करेंसी का? देखिए, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई पेचीदा बात नहीं है। हमारे यहाँ जो डॉलर्स का इखराज है, हाँ। कि हम 75-80 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर 22 बिलियन डॉलर को कर्जा जात में वापस करना है, तो 100 अरब डॉलर का इखराज है पाकिस्तान के अंदर। जो आमद हो रही है वो 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर लेते हैं, 30 अरब डॉलर रेमिटेंसेस में आ जाता है, 2 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो आप समझिए कि 100 अरब का इखराज है और 60-62 अरब डॉलर की आमद है। तो जब इनफ्लो बहुत कम हो, 60-62 हो, आउटफ्लो 100 है, तो फिर यकीनी बात है कि आपका रुपया जो है वो डिप्रेस्ड हो। इस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है हारून शरीफ साहब? जी, दो चीज़ें हैं गरीदा। एक तो बहुत तफसील से नंबर्स में चारों ने बात की कि कहाँ हैं, फॉल्ट लाइन क्या है। थोड़ा सा मैं जो ऐड करता जाऊंगा, ये जो मैं तकरीबन 18 साल इंटरनेशनल इदारों की तरफ से मुल्कों से डील करता रहा हूँ, तो मैंने उस साइड से भी देखा है। देखिए, जिन ममालिक ने इस सूरत हाल से डील किया है, वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते कि पहले हम फ़ंड प्रोग्राम पूरा कर लें, ठीक, हम सारी जो है मैक्रो स्टेबलाइजेशन के ऊपर 100% तवज्जो रखें। ये जो मैं इदारों की बात कर रहा था, देखिए IMF आपको कोई स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज बेचने से मना नहीं कर रहा है। अच्छा, IMF आपको पावर सेक्टर की रिफॉर्म एक्चुअली करने का कह रहा है कि आप इसको ठीक कीजिए, जो आपका सर्कुलर डेट वगैरह आ रहा है। ये मैं फॉल्ट लाइंस की बात कर रहा हूँ आपके साथ। IMF जो है वो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में या कोई पॉलिसी चेंज करने में, देखिए आपका जो लोकल इन्वेस्टर है वो आजकल कहाँ पैसा लगाता है? 3 चीज़ों में लगाता है। रियल एस्टेट में प्लॉट खरीदता है, गोल्ड खरीदता है या डॉलर खरीदता है। जो जब तक लोकल इन्वेस्टर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर वाला आके करेगा? सो IMF आपको ये तो नहीं कहता कि आप अपना इन्वेस्टमेंट का इंसेंटिव स्ट्रक्चर ना बदलें। मैं ये जो बात अर्ज कर रहा हूं कि आप बिल्कुल दुरुस्त कहा जा रहा है कि इन चीजों का हल जो मैक्रो इम्बैलेंस है वो IMF है, लेकिन आपको एक बेसिकली एक पॉलिसी की सिम्प भी तो देनी है। ये तो कोई पॉलिसी नहीं है कि जी हमने 3 माह और खरीद लिए, पे कर दिए। इसके बाद जितनी मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का नहीं हूँ। आप देखिए जितने ममालिक हैं जो तरक्की पजीर हैं, मैं वहाँ जो अल्फाज सुनता हूँ वो मैं आपको ज़रा एक इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स देता हूँ। आप अगर 1 माह की हमारे जितने इकोनॉमिक मैनेजर्स और पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी स्पीचेस खोल लें, इसके बाद मैं आपको 4 लफ्ज़ बताता हूँ, आप मुझे बताएं कितनी दफ़ा ये अल्फाज बोले गए। एक लफ्ज़ है ग्रोथ, एक है प्रोडक्टिविटी, एक है स्किल्स एंड जॉब क्रिएशन, और एक लफ्ज़ है एक्सपोर्ट प्रमोशन। जो डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी डाल लीजिए इसमें। नहीं, सो मैं ये कहने की बात कर रहा हूँ कि जब हमारी तवज्जो जो है, वी आर ऑब्सेस्ड एट द मोमेंट विद ए पॉपुलिज्म कि हमने डॉलर की कीमत कहाँ रखनी है, हमने बड़े बड़े दावे करने हैं, हमने IMF को ब्लेम करना है, हमने अपनी फॉल्ट नहीं मानना, अपने आप से ट्रूथफुल नहीं होना। ये एक हुकूमत की बात नहीं है। मेरी राय ये, आपने जो हल की बात की है, पहली बात तो ये है कि अवाम के साथ और सबके साथ सच बोलें कि हमारी ये सूरत हाल है, ठीक है, और ये हमने खुद की है, ये ना IMF आके कर गया है, ना वर्ल्ड बैंक कर गया है। अवाम तो सॉरी टू कट यू इन, अवाम तो पिछले 70 साल से सच सुन रहे हैं कि जी हम बड़े नाजुक दौर पे हैं, हमारी मईशत ठीक नहीं है। ये तो 70 साल से अवाम सुन रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, आप एक्सेप्ट करें कि जो सेक्रीफाइस है वो एलीट को करना है। सर ये सबसे मुश्किल काम। देखे ना, ये नहीं मुश्किल काम, देखे इकोनॉमी को रिवाइव करना गरीदा आसान काम तो नहीं है। दुरुस्त। सो अगर जब तक जिस एलीट के लिए सारी पॉलिसी मेकिंग हो रही है जी, जिसके ऊपर सारा पाकिस्तान चल रहा है, जैसे अभी कहा गया है, उन्होंने कहा कि खुरम ने कि आप पहले कंट्री अपने खर्चे तो कम करें ना हुकूमत चलाने के, लेकिन ये तो हुकूमत है। मैं तो कहता हूं कि जो भी हमारा पॉलिसी का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर अब सब्सिडी देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, कर्जे आप देख ले किसको जाते हैं,
जब तक वहां सेक्रीफाइस नहीं, टैक्स नेट में आपका एलीट आपका टैक्स नेट सिग्नल की बात कर रहा हूं। जो ही सिग्नल जाएगा कि पाकिस्तान संजीदा है, लोग आपसे बात करेंगे, हेल्प आउट भी करेंगे। दूसरा चीज ये है कि उस सिग्नल को कंसिस्टेंट कैसे रखा जाए। ठीक। मेरी जजमेंट ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जितनी डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड है, ये कंसिस्टेंट नहीं रखा जा सकता। अच्छा, इसको कंसिस्टेंट रखने का एक ही तरीका है कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट की 2-3 तरजीहात को डीरेगुलेट कर दिया जाए, फ्लूइड कर दें इनको, डीरेगुलेट करके इदारों को दे दीजिए। ठीक। जैसे हर चीज देखें, वजीर आजम के पास 24 घंटे होते हैं, जिनमें से लेट्स से वो 18 घंटे भी काम करता है। हर चीज का कैबिनेट डिसाइड नहीं कर सकती। रेलवे के जनरल मैनेजर लगने हैं, समरी कैबिनेट में जा रही है। एक एमओयू साइन होता है, उसका ड्राफ्ट कैबिनेट अप्रूव करती है। वी नीड टू डीरेगुलेट डे टू डे इकोनॉमिक मैनेजमेंट। कैबिनेट का काम है कि उसको ओवरसी करे। मैंने कुछ 16 मुल्कों में काम किया। ये एक डिवीजन ऑफ लेबर का सिंपल प्रिंसिपल है कि जो ही आप डीरेगुलेट करेंगे और वहां आपको मेरिट पे बंदे लाने पड़ेंगे, अपना बंदा नहीं लाना पड़ेगा। सियासी अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे। या बड़े मुश्किल, आप बहुत ज़बरदस्त किस्म के सॉल्यूशंस दे रहे हैं, बट मुश्किल सॉल्यूशंस पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए। प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस आएंगे, डिस्कशन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर खाकान साहब, आपके नज़दीक सॉल्यूशन क्या है, खासतौर पे इसहाक डार के बारे में आपकी राय क्या है? क्या वो कामयाब वज़ीर ख़जाना के तौर पे एक बार फिर उभर रहे हैं, या वो इस दफ़ा इकनॉमिक सिचुएशन के सामने उनके हाथ पांव फूल गए हैं, नाकाम होने की तरफ जा रहे हैं? प्लस क्या गारंटी है कि IMF का ये प्रोग्राम पाकिस्तान किसी भी तरह कंप्लीट कर ले तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम की लैप में हम लोग फॉल करने नहीं जाएंगे? डॉक्टर खाकान साहब। So Gharida Sahaba, all very difficult questions. So give me some time to answer. Sure, please. Number one, देखें, एक तो ये है कि जो इस वक्त सिचुएशन है वो शायद पाकिस्तान ने इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन इसलिए नहीं फेस की कि जो ग्लोबल सिचुएशन है वो इक्वली चैलेंजिंग है। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि दुनिया भर स्लो हो रही, हाई इन्फ्लेशन रन कर रही है, कमोडिटीज की प्राइसेस यूक्रेन की वॉर्स की वजह से ऊपर हैं, बट आपकी जो चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं वो बिक नहीं रही बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट हाई हैं। सो ये चैलेंजिंग सिचुएशन बहुत ज्यादा है। दूसरा, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है मुल्क में और उसमें आप कोई मीडियम टर्म डिसीजन भी नहीं ले पा रहे। मसलन इस वक्त हुकूमत को ये 32 अरब डॉलर, मैं तो बहुत क्लियर हूं कि क्या करना चाहिए। 32 अरब डॉलर की हमने पहले बात कर ली, अब अगले 9 माह भी अगर हुकूमत के पास हैं तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि इंपोर्ट बिल को तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। आप कहेंगे ये क्यों मैं कह रहा हूं? जब तक आप फैक्ट्स नहीं ना रखेंगे अपने सामने, 24 अरब डॉलर का इंपोर्ट बिल था लास्ट ईयर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, दैट इज 30% ऑफ योर इंपोर्ट बिल। लेट्स से कि हम 4 डे वर्किंग डे वीक पे चले जाते हैं, हम स्कूल भी एक दिन बंद कर देते हैं, हम कार पूलिंग करते हैं, हम कमर्शियल सेंटर्स बंद कर देते हैं। आई एम कंफर्टेबल कि आप 10% शेव ऑफ कर जाएंगे। अगर आप 24 अरब डॉलर पे रहें और 2 अरब डॉलर भी यहाँ पे शेव ऑफ कर जाएं तो दैट्स $2 बिलियन ऑफ सेविंग। आपको अपने एक्सचेंज रेट को रियलिस्टिक 4 डेज वर्किंग वीक, ये तो अभी सिर्फ आयरलैंड में उन्होंने एक बड़ा कामयाब तजुर्बा किया। अभी तक तो यूरोप भी इस पे आमादा नहीं हो रहा है, तो ये कितना डुएबल है? कितना डुएबल है? प्लस कमर्शियल एक्टिविटीज आप क्लोज डाउन करना चाहते हैं, आप संडे को क्लोज नहीं कर पाते, ताजिर आपके खिलाफ एहतजाज पे खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर खाकान साहब, तो अगर आप छोटे काम खुद नहीं करेंगे तो फिर तो तकलीफ बढ़ती रहेगी। यही बात है कि एक एडजस्टमेंट का प्रोसेस है और ये आपको बहुत जल्दी करना है। मैं तो आपके सामने प्रोपोजिशंस रख सकता हूं जो आप कर सकते हैं। तो एक तो आपको ये करना है, आपको अपने एक्सचेंज रेट को रियलिस्टिक रखना है। अनरियलिस्टिक एक्सचेंज रेट से जो रेमिटेंस का फ्लो है वो टूट गया है पहले कई माह में इस फिस्कल ईयर के, इसको मत टूटने दें बिकॉज ये लाइफ लाइन है आपकी। So again, we have to be very careful on keeping the exchange rate market based and realistic so that मैं हुंडी हवाला से पैसे ना भेजूं जब मैं बाहर काम करता हूं। तो फिर आपको ये जरूरी करना है कि आपका जो फिजिकल का खसारा है, आपका मालियाती खसारा जो है जिसको फिजिकल का कहते हैं, वो 1% रहा है पहले क्वार्टर में। आपने फंड के साथ
0.7% तय किया था। तो ये ठीक बात है कि आपको कुछ अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कट करना है। ये है अगले 9 माह का बड़ा क्लियर प्लान, 32 अरब डॉलर कंजर्वेशन, कुछ एक्सपेंडिचर्स का कट, और यू विल बी होम फ्री। और जो आप डिफॉल्ट या ये बातें हैं ये इससे गुजर जाएंगे। एक चीज और याद रखिए कि इट इज नॉट ओनली डिफॉल्ट विच इज पाकिस्तान इशू। पाकिस्तान का इशू इस वक्त डिफॉल्ट नहीं है, हम शायद डिफॉल्ट कहीं भी नहीं करने वाले। पाकिस्तान का जो परसीव्ड डिफॉल्ट है वो पाकिस्तान को एक इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी अनस्टेबल कर रहा है। इससे मेरा क्या मतलब है, 6.7 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, 32 अरब डॉलर जमा करने हैं, IMF डिले हो रहा है। ये सब चीजें एक परसेप्शन क्रिएट कर रही हैं दैट वी आर नॉट ऑन कोर्स टू अचीव दिस। जैसे ही हुकूमत ये सिग्नल करेगी कि वी आर ऑन कोर्स टू डू दिस, ये चीजें बेहतर हो जाएंगी और अपने काम जो मैंने रखे हैं वो करे। बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। ये तो है कि शॉर्ट टर्म में 9 महीने कैसे काटने हैं, इसको जितनी अच्छी तरह करेंगे उतना ही कंफर्टेबली काटेंगे ये 9 महीने। पर आपको अपने 3 कलीदी मसाइल देखने कि वो हैं क्या। आपकी इकोनॉमी रुकी क्यों हुई है? ये ठीक बात है, अब बहुत हम बात करते हैं ये एक्सपोर्ट की, इन्वेस्टमेंट की बाहर से, ये तो चलें बाहर के हमने देखना है। सबसे बड़ी चीज आपके मुल्क में जो है जिसको आप कम से कम तवज्जो देते हैं और जिस पे आप 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं, वो है कि आप वीट भी बाहर से मंगवा रहे हैं, कॉटन भी बाहर से मंगवा रहे हैं, लेंटिल्स भी बाहर से मंगवा रहे हैं, एडिबल ऑयल भी बाहर से मंगवा रहे हैं। लेट मी पुट अ फिगर टू यू गरीदा साहिबा, और आप सरप्राइज हो जाएंगी। आप कहते हैं कि हम टेक्सटाइल के दुनिया भर के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। पाकिस्तान में गरीदा साहिबा ये फिगर आपने नोट कर लेना है, 1.7 टन पर हेक्टर कॉटन उगती है। जो अच्छे ममालिक हैं दुनिया के वो 9.1 टन पर हेक्टर कॉटन उगाते हैं। ये है आपका पैदावारी सलाहियत मुल्क की। ये मुल्क तब तक ठीक नहीं होगा जब तक पैदावारी सलाहियत को ठीक नहीं करेंगे। छोड़ देंगे दुनिया क्या कर रही है, हमारी अपनी पैदावारी सलाहियत को ठीक कीजिए और शुरू कीजिए एग्रीकल्चर से। इसलिए कि 44% बच्चे स्टंटेड हैं, हमारी मैल न्यूट्रिशन हाई है, फूड इनसिक्योरिटी हाई है। दैट वुड बी माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन। ये दिस इज वेयर द रियल रिपेयर विल स्टार्ट। और सेकंड, ऑफ कोर्स सही कहा गया है, पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान को कोलैप्स करवा देगा। ये बहुत आसान है समझना। हमने सिर्फ FY22 में गरीदा साहिबा 343 बिलियन मैंने जो बिल नहीं पे किया और जो मैंने बिजली चोरी की उसकी मद में हमने स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने नुकसान उठाया है। खुदारा इन डिस्कोस को बेच दें, खुदारा इन नंदीपुर को, गुद्दू को बेच दें और प्राइवेटाइजेशन कमीशन को एक दिन के लिए बंद कर दें और नेक्स्ट डे जैसे हारून साहब फरमा रहे हैं कॉम्पिटेंस का लेवल पैदा करें ताकि आप ये डिसीजन ले सकें और पॉलिटिकल लीडरशिप को ये डिसाइड कर लेना चाहिए। एनर्जी में डिसरप्ट करें अपने सेक्टर को, तब आप आगे कंपेटिटिव होंगे। और तीसरी बात जो कि क्विकली जरा टाइम बिल्कुल कम रह गया है डॉक्टर खाकान साहब, सॉरी एक और फिगर आपके सामने रख दूं ताकि लोगों को नौयत का अंदाजा हो। CIA ने पिछले साल में 67 बिलियन रुपीस का लॉस किया था। हमारा पूरा मुल्क 300 अरब देता है अपने वल्नरेबल सेगमेंट को। ये है नौयत चीजों की जिनको IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। ओनस ऑफ ठीक करना जो है वो बिल्कुल हम पे है। और एक चीज मैं आपके सामने और रख दूं, वो ये अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की तरफ चाहिए। आप 5 मिलियन अफराद ऐड करते हैं हर साल, दिस इज एन अनसस्टेनेबल लेवल। सर ये बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं आपके, छोटे छोटे करके आपने बता दिए हैं, बट डेफिनेटली इकोनॉमी को ठीक करने के लिए इन सब पे नज़र ज़रूर दोहरानी पड़ेगी। खुर्रम साहब, आई एम सॉरी मेरे पास टाइम बिल्कुल कम रहेगा, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि क्विकली आप इसका एक रीकैप कर दीजिए। आपने कहा था कि एक्सपेंडिचर हमें 30% कम से कम कट डाउन करना पड़ेगा। कहाँ पर इमीडिएटली हम कट डाउन कर सकते हैं? प्लस इस IMF प्रोग्राम के साथ जो करंट है, हम अगर सेल थ्रू कर भी जाएं तो क्या पाकिस्तान अगले साल अगले फिस्कल ईयर IMF के प्रोग्राम में जाने से बच सकता है या हम वहां पर भी भिखारी ही रहेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि फिस्कल डेफिसिट पे आपको कट लगाना पड़ेगा। वो हमारी, मैं ये कहूँ तो ये गलत ना होगा कि जो इकोनॉमिक इल्स है ना, जो हमारी मईशी बहरान है, मईशी बीमारियां हैं, ये उसकी जड़ है। क्योंकि देखिए गवर्नेंस जो है ना, वो फिस्कल गवर्नेंस जो है ना, वो हर चीज़ इकोनॉमी में जो है वो क्रिएट करती है। अगर टैक्सेस बेहतर हैं
और सही तरीके से लगाए जा रहे हैं, प्रायोरिटी एरियाज पे लगाए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको रिजल्ट्स देंगे। अगर जो खर्चे हैं या जो भी आप कर्जे ले रहे हैं वो सही जगह पे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं वापस पे करने की, तो डेफिनेटली वो आपको जो है वो रिजल्ट देंगे। और यही ट्रू है अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं दोनों का, तो फिजिकल मैनेजमेंट हमारे यहाँ खराब रही है, उसको ठीक करना पड़ेगा। और आज भी हल वही है। हम शॉर्ट टर्म में ये समझ रहे हैं कि जी हम यहाँ से 2 बिलियन ले लेंगे, यहाँ से 4 लेंगे तो वो हल कर देगा, वो नहीं करेगा। हम कमिटमेंट शो कर दें कि जी देखें स्ट्रेट कट हम लगा रहे हैं, अब आप हमारी मदद करें। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कि आज फंडामेंटल पे आपको कोई पैसे नहीं देगा, आपके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं। पैसे किस चीज़ पे देगा आपको? आपको रिलेशनशिप डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप की बेस पे जाना पड़ेगा। आपको जो दरवाजा खटखटाना है खटखटाएं, और मैं ये कह रहा हूँ बार बार प्लीज मिल के करें, क्योंकि सब ने ये जो है कोलैप्स किया इकोनॉमी को, या इकोनॉमी को इस नैच पे लेकर आए सब, कोई एक ऐसा नहीं है कि जिसने किया और दूसरे ने ना किया। राइट खुरम साहब, यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी बिकॉज दिखाएंगे तो होगा। टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, बट इंशाल्लाह इस एपिसोड को कंटिन्यू जरूर करेंगे। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पे आप सबके साथ एक नशिस्त, एक प्रोग्राम और ज़रूर रहेगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में आप तमाम लर्नड एंड एक्सपीरियंस्ड माइंड्स के साथ जितने भी सॉल्यूशंस आए, पहले प्रॉब्लम्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई की, उसकी बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशंस दी। आई होप कि गवर्नमेंट इससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएगी और कुछ होश के नाखून लेगी और मामलात को ठीक करने की तरफ बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, हारून शरीफ साहब, डॉक्टर फारूक सलीम साहब एंड खुर्रम शहजाद साहब। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you इंशाल्लाह कमिंग मंडे at 8 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।